हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रतिशाखा आई2डी में। तो आज से हम शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। मॉडर्न हिस्ट्री से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो, जीएल हो, चाहे सीपीओ हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, सी हो, बी हो या ए हो, किसी भी स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी तक हो, तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, जब बात है उस समय की, जब मुस्लिम शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गई थी और उस समय भारत मसालों के लिए पूरी दुनिया में मसालों का केंद्र बना हुआ था। तो मुस्लिम्स जब यूरोपीय भारत में व्यापार करने के लिए आते थे, तो रास्ते में ही मुस्लिम शक्तियों द्वारा तथा अन्य लुटेरों के द्वारा उनको यहाँ पर लूट लिया जाता था। तो मुस्लिम शक्तियों के द्वारा यह रास्ता भी यूरोप के लिए अवरुद्ध कर दिया गया तथा यहाँ से वह भारत में व्यापार करने के लिए नहीं आ सकते थे। मुस्लिम शक्तियों ने इस रास्ते को बंद कर दिया था, जिसके कारण से भारत के एक समुद्री रास्ते की खोज करने के लिए कोलंबस स्पेन से निकलते हैं तथा भारत की खोज करते 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 वह अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो 1492 में वह अमेरिका के समुद्री रास्ते की खोज करते हैं। इनसे पहले 1487 में पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकलते हैं तथा भारत के समुद्री रास्ते की खोज करते करते वह साउथ अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर पहुंच जाते हैं। बात है ये 1487 की। तथा यहाँ तक आते आते उनके जहाज़ का सारा खाना पानी खत्म हो जाता है तथा वह यहाँ पर जिस जगह पर पहुँचते हैं, इसका नाम है, साउथ अफ्रीका के दक्षिणी राज्य है ये, केप ऑफ गुड होप, ये इस जगह का नाम है तथा इसको ही बोलते हैं उत्तमा शाह अंतरिप। लेकिन इसका खाना पानी तथा उम्मीदें सब यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी। अब यह यहीं से वापस लौट जाता है तथा पुर्तगाल वापस चला जाता है। यह जो व्यक्ति था, इसका नाम था बार्थोलोम्यो डियास। यह यहीं से वापस पुर्तगाल लौट जाता है। उसके पश्चात 1498 में वास्को डी गामा इसी के रास्ते पर समुद्री रास्ते से होते हुए केप ऑफ गुड होप पहुंचता है तथा यहीं पर गुजरात का एक व्यापारी इनको मिलता है, जो इनको बोलता है कि मैं आपको भारत का समुद्री रास्ता दिखा देता हूँ। तो यही इसके नाविक बनता है तथा इसको अपने साथ लेकर आता है, और तथा यही इसको भारत के केरल राज्य तक पहुँचाता है। भारत के केरल में यह कालीकट में पहुँचते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन यह व्यक्ति था जो वास्को डी गामा को भारत तक लेके आया। तो 17 या फिर 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए तब तक हम देख लेते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कौन सी कंपनियां यूरोप में उनकी स्थापना कब हुई थी तथा भारत में उनकी स्थापना कब हुई थी। तो आज की कक्षा को हम शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका कार्यकाल 1707 से 1947 ईस्वी तक है। तो एक तरफ लिखेंगे हम भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, तो एक तरफ लिखेंगे कंपनी, बीच में लिखेंगे यूरोप में स्थापना, तथा एक तरफ लिखेंगे भारत में स्थापना। कंपनी में सबसे पहले लिखेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। यूरोप में इसकी स्थापना हुई 1498 ईस्वी में तथा भारत में इसकी स्थापना हुई 1503 में। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यूरोप में इसकी स्थापना हुई 1602 में, तब भारत में इसकी स्थापना हुई 1605 में। उसके पश्चात हम देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यूरोप में इसकी स्थापना हुई 1600 में तथा भारत में इसकी स्थापना हुई 1608 में। उसके पश्चात डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यूरोप में इसकी स्थापना हुई 1616 में तथा भारत में इस कंपनी की स्थापना हुई 1620 में। उसके पश्चात हम देखते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। यूरोप में इसकी स्थापना
1664 में तथा भारत में इसकी स्थापना 1668 में। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से यह कंपनियां भारत में स्थापित हुई। विस्तार पूर्वक से सभी कंपनियों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कंपनी भारत में आने वाली सबसे पहली यूरोपीय कंपनी थी तथा यह एक सरकारी कंपनी थी। इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे भारत में मसाले का व्यापार करना तथा भारत में धर्म का प्रसार करना। इसमें हम देखते हैं पुर्तगाल से 17 मई या 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आता है, जिसके बारे में अभी हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे। वास्को डी गामा जिस जहाज से भारत आता है उस जहाज का नाम है साओ गैब्रियल नामक जहाज, पानी के जहाज से वास्को डी गामा भारत में आता है तथा भारत में भी सबसे पहले कपकड़ाबू बंदरगाह, जो कि उस समय के कालीकट राज्य केरल राज्य में पहुंचता है। अब्दुल मानिक नामक व्यापारी जो था, जो कि गुजरात का व्यापारी था तथा वह वास्को डी गामा को साउथ अफ्रीका में मिला था केप ऑफ गुड होप में। यही वास्को डी गामा को भारत कालीकट तक पहुंचाता है तथा जो वास्को डी गामा का नाविक है वह भी इसी को ही माना जाता है कि यही वास्को डी गामा के जहाज का नाविक था। इसके और अन्य नाम से भी हम इसको जानते हैं, जैसे अब्दुल मानिक तथा अब्दुल मजीद या मनीक, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। केरल में बहुत ज़्यादा मुस्लिम व्यापारी थे तथा मुस्लिमों ने ही यूरोपियों का भारत आने पर मार्ग बंद किया हुआ था। अब पुर्तगाल को भारत आने का एक नया मार्ग मिल चुका था, जो कि समुद्री मार्ग। जमोरिन, जो कि कालीकट का शासक था तथा यह एक हिंदू शासक था, इसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा को भारत में आने के लिए कुल 90 दिन लगे तथा वापस जाने में भी 90 दिन लगे, यानी कि कुल 180 दिन वास्को डी गामा सफ़र में ही रहा। लेकिन इस सफ़र के बाद वास्को डी गामा को जो यहाँ से मसाले लेकर गया उसमें 60 गुना प्रॉफिट हुआ था। 60 गुना प्रॉफिट। वास्को डी गामा के पश्चात 1500 ईस्वी में पुर्तगाली व्यक्ति पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, यह भी समुद्री रास्ते से भारत आया तथा यह अपने साथ 13 जहाज लेकर आया था। इसका भी मकसद, उद्देश्य जो था वह था व्यापार भी किस चीज़ का? मसाले का व्यापार तथा ईसाई धर्म का प्रसार, यह इसका उद्देश्य था। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा से भारत में आता है, यह दूसरी बार। 1503 में अल्बुकर्क, यह भी एक पुर्तगाली व्यक्ति था, अल्बुकर्क भारत आता है। उसके पश्चात अब 1503 में कोचिन केरल, यहाँ पर पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री की नींव डाली। पंद्रह सौ पाँच में पहला पुर्तगाली गवर्नर जो कि भारत भेजा गया वह था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 से 1509 तक भारत में गवर्नर रहा। उसके बाद इसने ब्लू वाटर पॉलिसी
या इसी को बोलते हैं नीले पानी की नीति, इसको अपनाया। इसको ही शांत जल की नीति भी कहते हैं, तथा इसका बनाने का उद्देश्य था शांतिपूर्वक व्यापार अरबी मुस्लिमों से अरब सागर में युद्ध से बचने के लिए, क्योंकि इन्हें पता था कि अरबी लुटेरे तथा अरबी आक्रमणकारी इन पर आक्रमण जरूर करेंगे। तो एक ऐसा समय आया जब समुद्र में एक तरफ थे डी अल्मीडा तथा दूसरी तरफ थे मिस्र, अरब तथा महमूद बेगड़ा की सेना। महमूद बेगड़ा जो कि गुजरात का शासक था। इन तीनों की संयुक्त सेना का फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के साथ युद्ध होता है। तो इस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जीत होती है तथा यह इन तीनों को हरा देता है। अब समुद्र में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नौसैनिक सर्वोच्चता स्थापित कर ली थी। अब पुर्तगाली समुद्र में भारतीय जहाज़ों को रोककर भी व्यापार के बदले टैक्स को वसूलने लगे तथा बदले में कार्ज एक परमिट होता था, जैसे कि जिसे दिखाकर भारतीय जहाज समुद्र के मार्ग का प्रयोग कर सकते थे, बदले में टैक्स देते थे। पुर्तगाली जहाज़ों को लूट भी लेते थे, वह लुटेरे थे, क्योंकि वह टैक्स वसूल लेते थे, बोलते थे कि हम आपके जहाज़ों की रक्षा करेंगे, लेकिन आगे जाकर खुद ही वह इन जहाज़ों को लूट लेते थे और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में यह लूटपाट ज़्यादा करते थे। बंगाल का क्षेत्र जो कि हुगली लूटपाट का केंद्र था, यहाँ पर पुर्तगाली रहते थे तथा पुर्तगाली लूटपाट करते थे। तो इसको बोलते थे आर्मीडा काफिला व्यवस्था। इसकी शुरुआत पुर्तगालियों ने भारतीय समुद्री व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए की थी तथा बदले में धन वसूलते थे तथा फिर भी भारतीय समुद्री जहाज़ों को लूट लेते थे। पुर्तगाली ने जो इनका समुद्री साम्राज्य था, इन्होंने स्थापित कर लिया था समुद्री साम्राज्य, ये उसको एस्तादो द इंडिया नाम से बुलाते थे। अपने समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया। इसके बाद 1509 में अल्बुकर्क भारत आया तथा यह भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। इसका समयकाल था 1509 से 1515 ईस्वी तक। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उनका धर्म परिवर्तन करवाकर वह यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके तथा अपने साम्राज्य को बढ़ा सके। अल्बुकर्क का जो राजदूत था उसका नाम था फादर लुई। फादर लुई जो है वह राजा कृष्ण देव राय, जो कि इस समय पर विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, इनके दरबार में जाता है तथा फैक्ट्री लगाने के लिए जगह की मांग करता है, लेकिन कृष्णदेव राय ने इनको मना कर दिया। कृष्णदेव राय विजयनगर कर्नाटक के शासक थे, क्योंकि इनके पास अरब से घोड़े आते थे, तो मुस्लिमों के साथ यह अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहते थे। तो उनके कहने पर ही, क्योंकि मुस्लिमों ने ही यूरोपियों का रास्ता अवरुद्ध किया हुआ था, तो उन्हीं के कहने पर ही कृष्णदेव राय ने इनको फैक्ट्री लगाने की यहाँ पर जगह नहीं दी थी, इनको मना कर दिया था। अब पुर्तगाली अपनी शक्ति को भारत में भी बढ़ा रहे थे। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर राज्य से गोवा को छीन लिया। गोवा में तत्कालीन समय में बीजापुर में आदिल शाह शासक था, जिससे कि गोवा छीन लिया गया पुर्तगालियों के द्वारा। प्रकार से पुर्तगाली भारत में अब अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। समुद्र में इनकी शक्ति पहले से अब बढ़ चुकी थी तथा भारत में भी अब यह में ये अपनी फैक्ट्री यहाँ पर लगा चुके थे पहले ही। कर्नाटक में कृष्णदेव राय ने मना कर दिया। उसके बाद बीजापुर से इन्होंने गोवा को छीन लिया। यहाँ पर भी इस प्रकार ये धीरे धीरे करके इस पूरी तट पर अपना कब्जा करना चाहते थे तथा बहमनी साम्राज्य, बीजापुर जो है एक बहमनी साम्राज्य का ही हिस्सा था। बहमनी साम्राज्य जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 5 हिस्सों में बट गया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप जा करके देख सकते हैं। इसमें हमने पूरे विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी साम्राज्य के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी आपको दी थी। बहमनी साम्राज्य जो कि 5 भागों में बट गया था, वह थे बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर
तथा बीजापुर, जहाँ से गोवा को अब पुर्तगालियों ने छीन लिया था। अब एक बात यहाँ पर नोट करके भी लिख सकते हैं कि गोवा पुर्तगालियों से 1961 में स्वतंत्र करवाया गया था, जो कि ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र करवाया गया तथा भारत में सबसे पहले तथा सबसे आखिरी, सबसे बाद में जाने वाले यही पुर्तगाली ही थे। अल्बुकर्क, जो कि अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने ही भारत में सती प्रथा पर भी रोक लगाई। अल्बुकर्क ने होर्मुज तथा मलक्का, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया, इन पर भी अल्बुकर्क ने कब्जा कर लिया था। अल्बुकर्क की मृत्यु भारत के गोवा राज्य में ही इनकी मृत्यु हुई। गोवा में ही इनकी मृत्यु हुई। 1524 में वास्को डी गामा फिर से भारत आया, लेकिन इस बार यह पुर्तगाली गवर्नर के रूप में यह भारत आया था। तीसरी बार तथा वास्को डी गामा की मृत्यु जो है वह भारत के केरल में कोचीन में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात 1529 में नीनो डी कुन्हा भारत आया। नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर था। इसका कार्यकाल था 1529 से 1538। 1530 में नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से बदल करके गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बना दिया तथा कुछ समय के पश्चात ही नीनो डी कुन्हा ने सालसेट, बेसिन, बम्बई और दीव पर भी कब्जा कर लिया। तत्कालीन समय में ही गुजरात का शासक बहादुर शाह था, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है। मुगल साम्राज्य के समय जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तो राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के शासक थे, तथा बाबर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई तथा बाद में उनकी मृत्यु हुई। रानी कर्णावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी कि आप हमारे भाई हैं तथा आकर हमारी मदद कीजिए, क्योंकि बहादुर शाह, जो कि गुजरात का शासक था, इसने रानी कर्णावती के राज्य पर आक्रमण कर दिया था तथा हुमायूं इनकी मदद के लिए आ नहीं पाए थे। बाद में हुमायूं ने आक्रमण जरूर किया था बहादुर शाह के ऊपर, लेकिन रानी कर्णावती जौहर करके मर गई थी, जो साथ में बहुत सारे सैनिक भी मारे गए थे। तो बहादुर शाह इसमें एक समय पुर्तगाल से लड़ाई के दौरान, इस समय जब पुर्तगाली अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे, तो बहादुर शाह पुर्तगालियों से लड़ाई करता है तथा इस लड़ाई के दौरान ही वह समुद्र में कूद जाता है तथा वहीं पर डूब करके उसकी मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह की मृत्यु समुद्र में डूबने के कारण पुर्तगालियों के साथ युद्ध के दौरान हो जाती है। पुर्तगालियों ने बंगाल में चटगांव तथा सतगांव इसमें व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया था। तथा पुर्तगाली चटगांव को जो है महान बंदरगाह कहते थे। जो गवर्नर बनता है अल्फांसो डिसूजा, जिसका कार्यकाल 1542 से 1545।
इसके समय में ही फ्रांसिस जेवियर जो कि एक ईसाई संत था, वह भारत में आया था अपने धर्म का प्रसार करने के लिए, तथा 1556 में गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत आप देख रहे हैं 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा की गई, तथा पुर्तगालियों ने ही भारत में आलू, तंबाकू तथा मक्के की खेती आरंभ की थी। पुर्तगालियों ने ही भारत में गोथिक कला इसकी शुरुआत की। गोथिक कला से ही यूरोप में तथा चर्च तथा इनके भवन तथा इनके घर इसी गोथिक कला से बने होते हैं, जो कि ईसाई धर्म की कला है। पुर्तगाल के पतन के कारण पुर्तगाल जो कि संपूर्ण पूर्वी तट पर कब्जा कर चुका था, तट के साथ साथ ही समुद्र, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में भी कब्जा कर चुका था। तो इसके पतन के कारण क्या थे? तो सबसे पहला कारण है धार्मिक उत्पीड़न की नीति जो इनके द्वारा लागू की गई थी भारतीयों के ऊपर। धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित किया जाता था भारतीयों को, जबरन उनके साथ शादी करके वैवाहिक संबंध बना करके धर्म परिवर्तन किया जाता था। किसी को पैसे का लालच देकर धर्म का परिवर्तन किया जाता था, किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता था। तथा दूसरी तरफ ब्राज़ील की खोज हो चुकी थी, तो ब्राज़ील पर ध्यान केंद्रित करना तथा तीसरा उनके पतन का कारण था कि पुर्तगाल के ऊपर स्पेन ने कब्जा कर लिया था। कि 1661 में पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी ब्रिगेंजा कैथरीन, इनका विवाह चार्ल्स सेकंड के साथ हो गया था, जो कि ब्रिटेन के राजकुमार थे। पांचवा कारण है 1739 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने इनसे सालसेट तथा बेसिन का क्षेत्र वापस छीन लिया था। 1961 में ही गोवा तथा दमन एंड दीव यह पुर्तगाल से स्वतंत्र हुए थे 1961 में। कल हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में किस प्रकार से हुई। तो उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल प्रतिशाखा I2D तथा फेसबुक पेज प्रतिशाखा को फॉलो करें, कमेंट करें, हमारे साथ अपनी बातों को शेयर करें तथा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।